ये सरकार तो ऐसी सरकार आई हरियाणा में, हर वर्ग को सड़क पे सरकार के विरोध में आना पड़ा, पर सरकार को पे फिर भी कोई असर नहीं पड़ता। एक के बाद एक स्कैम आते हैं, कभी एसएससी का स्कैम, कभी एचपीएससी का स्कैम, कभी अग्निपथ की योजना आती है, नौजवान को सड़क पे आना पड़ रहा है, प्रदेश के बच्चों को भी सड़क पे बैठ के धरना देना पड़ रहा है। आज हरियाणा के अंदर 8 से 8.5 सालों के अंदर 301 स्कूल बंद हो गए। हमारे बुजुर्गों की पेंशन लाखों की संख्या में काटने का काम हुआ, कहीं फैमिली आईडी के नाम पे, कभी कौन सी आईडी के नाम पे। 750 किसानों के घरों के चिराग बुझ गए, प्रदेश के मुखिया को चिंता नहीं। ये सरकार कैसी सरकार हरियाणा के अंदर आई है। आज अद्याना गांव में जो एक बहुत ही वार्षिक रूप से एक बड़े खेलों का आयोजन होता है, उसी कड़ी में आज गांव के अंदर कार्यक्रम था। ये बीच में कोविड की वजह से 1-2 साल नहीं हो पाया, लेकिन ये अद्याना गांव की एक परंपरा है, खेल खिलाड़ियों का गाँव है और इलाका भी, और हरियाणा प्रदेश भी। तो आज कार्यक्रम तो वही था। इसके अलावा बाकी कोई आपके प्रश्न हो? आज का कार्यक्रम हमारा यही था। कुछ सामाजिक प्रोग्राम थे, कोई अपने साथियों को, जैसे यहाँ पे सुक्रम जी हमारे और सभी गांव के, ये अद्याना गांव मेरा अपना गांव है, क्योंकि जो है एक तरीके से मेरी माँ का गांव है, तो वो मेरा अपना ही गांव माना जाएगा। तो उसका गांव का हमेशा आशीर्वाद रहा है, और गांव के लिए जब भी कभी अवसर मिला है तो गांव के लिए हमेशा एक परिवार की तरह साथ खड़े रहे गांव के। सोनाली फोगाट मामले में जो है इनकी बेटी है यशोधरा, उन्होंने बताया कि भाई इनकी मौत, जो माँ की मौत हुई था, उसमें पॉलिटिकल कुछ षड्यंत्र है। देखिए, ये इसमें न्याय होना चाहिए। मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूँ कि न्याय होना चाहिए, और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, जिसमें उस परिवार के, उस बेटी के सामने भी सारा सच आए, देश के प्रदेश के लोगों के सामने भी सारा सच आए कि ये षड्यंत्र के तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं, कौन कौन इसमें शामिल हैं। सारी बात एक दूध के दूध पानी का पानी, शीशे की तरह सारी बात साफ आनी चाहिए। और इसीलिए जो ये सीबीआई जांच की मांग हो रही थी, आज गोवा के मुख्यमंत्री जी ने उस बारे में अपना वक्तव्य भी दिया है। तो वो जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, शीघ्र जांच हो, स्पीडीली जांच हो, इसमें ज़्यादा समय ना गंवाया जाए, और सारा सच देश के प्रदेश के सामने आना चाहिए। एक आज पंचायत हुई है, जो सरव आपकी पंचायत हुई, उनकी तरफ से कहा गया जब तक शुरू नहीं हो जाती सीबीआई जांच, तब तक कुलदीप बिश्नोई कोई भी सभा रखते हैं, कोई भी कार्यक्रम करते हैं पॉलिटिकल, सभी उनका जो है जितने भी प्रोग्राम है उनका बहिष्कार किया जाएगा। देखिए, मुझे जानकारी नहीं है क्या कौन सी ये पंचायत क्या है, लेकिन मैंने जो इसमें कहना था बिल्कुल साफ है। पहले दिन से जो हम ये बात कह रहे हैं कि जब तक इसमें जांच होकर और सारी बात, सारे तथ्य, पेटा नहीं भरता परिवार का, उनकी बेटी का, और प्रदेश के लोगों के सामने भी ये बात आनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा हाई प्रोफाइल ये केस, जिस केस ने पूरे देश को, ये देश संज्ञान में आया ये केस, और तरह तरह के साजिश षड्यंत्रों की बातें आ रही हैं, सारी बातें सामने आए। मैं स्वयं कल उनके घर जाऊंगा सोनाली जी के, जो क्योंकि पीछे जब ये हुआ था उस समय मेरा कोविड था, तो कल मैं जाऊंगा, तो उनकी बेटी से मैं भी मिलूंगा। आप खिलाड़ियों को हौसला अफजाई के लिए आए हो, तो आपकी सरकार की नीति और देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जो पदक लाओ और पद पाओ की नीति थी, इस सरकार ने उसको अबेंडन कर दिया। मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ, जिस नीति का अनुसरण देश की बाकी प्रदेश करने लगे, देश में सर्वश्रेष्ठ नीति केवल नीति नहीं माना गया, उसके नतीजे भी माने गए, जिसमें ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाई खेलों में आधे से लेकर 3/4 तक मेडल हरियाणा के खिलाड़ी लाने लगे। 750 खिलाड़ियों को हुड्डा सरकार के दौरान डीएसपी, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, अलग अलग विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया उस नीति के अनुसार। आपने उस नीति को क्यों अबेंडन कर दिया, क्यों उस नीति को आपने बंद कर दिया? और इन 8 साल में हरियाणा के अंदर कोई भी खेल महकमे में नियुक्ति नहीं हुई। यहाँ तक कि जो आप नेशनल, कॉमनवेल्थ, एशियाई छोड़ो, जो ओलंपिक की हमारी मेडलिस्ट है, पिछले इस ओलंपिक का छोड़िए, आप पिछले ओलंपिक में साक्षी मलिक
मेडल लेके आई थी हमारी बहन, आज तक उनको नियुक्ति का पत्र नहीं मिला। ये बड़े दुख की बात है, क्योंकि अगर हिंदुस्तान का तिरंगा ऊंचा होता है, पूरे देश का गौरव ऊंचा होता है। ये सरकार, कैसी सरकार हरियाणा के अंदर आई है जिन्होंने इस तरह की नीति जो देश हित में थी। और मैंने संसद में बात रखी, संसद में भाजपा के हर सांसद ने उस बात की सराहना की। हर भाजपा के सांसद, सत्ता दल के सांसद ने कहा कि ये हरियाणा की सरकार को तो करना ही चाहिए, राजनीति से ऊपर उठ कर। क्योंकि जब उनके सामने मैंने ये तथ्य रखे तो मैं समझता हूँ पूरा सदन एक स्वर में, इस पूरे सदन ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आज ये नीति बंद है, खिलाड़ियों को सड़क पे आने पड़ा, आपने देखा। मगर अब क्या करें, ये सरकार तो ऐसी सरकार आई हरियाणा में, हर वर्ग को सड़क पे सरकार के विरोध में आना पड़ा, मगर सरकार को पे फिर भी कोई असर नहीं पड़ता। किसान को कोई नई मांग के लिए नहीं, अपनी जो पहले मिलती थी एमएसपी, उसको बचाने के लिए, क्योंकि 3 कानूनों के माध्यम से निजी हाथों में खेती सौंपने की तैयारी हो रही थी, जो मिलता था उसको बचाने के लिए 1 साल तक किसान सड़क पे बैठा रहा। 750 जान किसान को कुर्बान करनी पड़ी अपनी, जो मिलता था उसको बचाने के लिए। महिलाएं आंगनवाड़ी से लेकर आशा वर्कर तक, उनको सड़क पे बार बार आना पड़ा और पड़ रहा है। उन पे कहीं लाठीचार्ज, कहीं आंसू गैस, कहीं पानी की बौछारें। नौजवान एक के बाद एक स्कैम आते हैं, कभी एसएससी का स्कैम, कभी एचपीएससी का स्कैम, कभी अग्निपथ की योजना आती है। नौजवान को सड़क पे आना पड़ रहा है, खिलाड़ियों तक को सड़क पे आना पड़ रहा है। अभी हम खिलाड़ियों की बात कर रहे थे, ये ऐसी सरकार आई। और खिलाड़ी छोड़ो, आप नौजवान छोड़ो, किसान छोड़ो, आज प्रदेश के बच्चों को भी सड़क पे बैठ के धरना देना पड़ रहा है। आज प्रदेश में सैकड़ों स्कूलों में धरने चल रहे हैं। ऐसा दुर्भाग्य, मैं समझता हूँ कि ऐसा राज आ गया हरियाणा के अंदर। 8 साढ़े 8 सालों के अंदर 301 स्कूल बंद हो गए। 4800 स्कूल मर्ज के नाम पे मतलब कॉमन टीचर कर दिए। स्कूल चल रहा है लेकिन उसमें कोई टीचर नहीं है या पर्याप्त टीचर नहीं है। 4800 स्कूल मर्ज के नाम पे बंद कर दिए, 301 स्कूलों पे ताला लगा दिया, और एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं हुई। जबकि इसका आप कंपेयर करें, हुड्डा सरकार के दौरान 10 वर्ष के अंदर 1 लाख से ज़्यादा केवल शिक्षा महकमे में भर्ती हुई थी। जेबीटी, गेस्ट टीचर, कंप्यूटर टीचर, ऑन द रिकॉर्ड 1 लाख से ज़्यादा उस समय शिक्षकों की भर्ती हुई थी। उस समय 1100 नए स्कूल हरियाणा के अंदर स्थापित हुए थे और 1300 से ज़्यादा स्कूल अपग्रेड हुए थे हरियाणा के अंदर, यानी कि कुल 2400 स्कूल के लगभग नए स्कूल हरियाणा में स्थापित हुए। आप उससे अगर कंपेयर करें तो ये कैसी नीति सरकार लेके आई है। तो शिक्षा का भी मैंने आपको एक लाइन इसलिए दी कि उसको भी आज, क्योंकि अभी फिलहाल का एक इशू है, उसको आप उठा सकते हैं। 102 साल के बुजुर्ग को जो है अपने आप को साबित करना पड़ा, आपने भी देखा। 5100 बुढ़ापा पेंशन का समझौता हुआ। ये जेजेपी और बीजेपी के नेताओं ने कहा, जब इन्होंने जेजेपी ने लोगों से विश्वासघात करके जमुना पार का नारा देकर, और जो लोगों ने बीजेपी सरकार को जमुना पार कर दिया था उसको वापस जमुना में डुबकी लगवा के, और चंडीगढ़ में जब सरकार बनवाई बीजेपी की, तो जेजेपी ने कहा था कि 5100 बुढ़ापा पेंशन देंगे। जबकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था ये, हम दे रहे थे 1 नवंबर 2019 से। आज 3 साल हो जाते हैं हमें देते हुए। आज हर 5 साल में हम पेंशन को दुगनी करते थे, लेकिन 5100 पेंशन तो आई नहीं, आज 2500 आ रही है। मगर लाखों, हज़ारों की संख्या में हमारे बुजुर्गों की पेंशन लाखों की संख्या में काटने का काम हुआ। कहीं फैमिली आईडी के नाम पे, कभी कौन सी आईडी के नाम पे, और यहाँ तक कि कई जो आज ऐसे बुजुर्ग सामने आए जो आज जीवित हैं लेकिन उनको मृतक घोषित करके, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। आपने देखा होगा रोहतक के अंदर एक दुलीचंद नाम के हमारे 102 साल के हमारे एक बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी वहाँ पर तेरा फूफा जिंदा है, सरकार का फूफा जिंदा है, इस रूप में लोग आए। और ऐसे ही महेंद्रगढ़ में एक हमारी जो एक ऐसी हमारी बुजुर्ग लेडी कि भाई उसमें भी आई तेरी दादी जिंदा है। इस रूप में पूरे प्रदेश के अंदर प्रदर्शन निकल रहे हैं कि तेरा सरकार का फूफा जिंदा है, सरकार की दादी जिंदा है, सरकार की बेबे जिंदा है। तो कहने का मतलब ये हालात ऐसे आ गए कि जो प्रदेश के मुखिया उनको कोई परवाह ही नहीं। बच्चे स्कूलों के आगे धरने दे रहे हैं, कोई परवाह नहीं। 750 किसानों के घरों के चिराग बुझ गए, प्रदेश के मुखिया को चिंता नहीं।
खिलाड़ी सड़क पे आ रहे हैं कि जी हमें नियुक्ति दे दो, हम पद लेके आए, तिरंगा ऊपर हुआ है, प्रदेश के मुखिया को चिंता नहीं, जो करना है कर लो। बड़े बुजुर्गों की 102 साल के बड़े बुजुर्गों की पेंशन कट रही है, प्रदेश के मुखिया को चिंता नहीं। कैसे प्रदेश की सरकार है और कैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आदमपुर उपचुनाव का कैसे देख रही है? आदमपुर उपचुनाव में राजनीतिक नैतिकता और अनैतिकता की लड़ाई होगी। ये जो कुलदीप बिश्नोई जी गए हैं बीजेपी में, इससे पहले दुष्यंत चौटाला जी बीजेपी में जाके समर्थन दिया उन्होंने। आपको याद होगा 75 पार का नारा था, लेकिन हिसार की जनता ने, हिसार लोकसभा में आप जाके देखिए तो हिसार लोकसभा में उस नारे को लोगों ने ध्वस्त करते हुए 9 में से 5 सीट बीजेपी के खिलाफ दी। 5 सीट में वित्त मंत्री हार गए थे कप्तान अभिमन्यु नारनौन से, उचाना से बीजेपी को हराने का काम हुआ था। आदमपुर से कुलदीप, कुल मिलाकर विपक्ष को, कुलदीप चाहे वो कांग्रेस हो चाहे दुष्यंत चौटाला की पार्टी हो, 9 में से 5 सीट हराई। लेकिन उसके बाद दुष्यंत चौटाला को बीजेपी ने मैनेज कर लिया, उसके बाद कुलदीप बिश्नोई को मैनेज कर दिया। आज 9 के 9 एमएलए उनको समर्थन कर रहे हैं। कैसे मैनेज कर लिया? बीजेपी या तो डर दिखाकर, आईटी, ईडी, सीबीआई बड़े बड़े मुकदमों का डर दिखा के मैनेज करती है, या प्रलोभन दे के मैनेज करती है। जैसे दादा गौतम बता रहे थे कि कोई सा खोपर सारे बैंक में जीमने लग रहा है, तो ये किस रूप में मैनेज किया वो तो देखो वो बताएं। लेकिन बीजेपी ने, मगर मैं कहना चाहता हूँ कि विधायक तो बिकाऊ हो सकता है, पार्टियां भी बिकाऊ हो सकती हैं, लेकिन जनता टिकाऊ है। जनता बिकाऊ नहीं है। हिसार की जनता जिन्होंने बीजेपी को हराने का काम किया था, हिसार की जनता के दिलों में टीस है कि हमने यहाँ पे 9 में से 5 विधायक बीजेपी के खिलाफ दिए, लेकिन आज 9 के 9 विधायक लाइन लगाकर बीजेपी के जब प्रत्याशी राज्यसभा में आए तो ढोल नगाड़े बजाते हुए हिसार के 9 के 9 विधायकों ने उनको वोट दी। ये बात ये 30 लोगों की जनता के दिलों में है, और इसीलिए जब चुनाव आएगा आदमपुर का तो राजनीतिक नैतिकता का भी के प्रश्न पे जनता फैसला करेगी। और वो एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो पूर्व विधायक हैं, कुलदीप बिश्नोई जी। मैं आखिरी बात ये कहता हूँ, वो लोगों में उनकी इसलिए नाराज़गी है कि ना तो लोगों के सुख दुख में रहते, ये कैसे प्रत्याशी हैं, ना लोगों के सुख दुख में रहते, ना लोगों के किसी काम को लेकर से कोई प्रयास करते, ना हल्के में आते, ना सदन के अंदर, संसद में मेरे साथ थे, कभी मैंने संसद में उनको बोलते नहीं देखा। जो विधायक विधानसभा में थे, बलबीर जी बताएंगे आपको, ना विधानसभा में अपने हल्के की बात उठाते, ना विधानसभा में बोलो, ना संसद में बोलो। उनकी ग्रांट जो है वो ना ग्रांट लगती, ग्रांट लैप्स होकर वापस चली जाती है। ना हल्के में ग्रांट लगाओ, ना विधानसभा में बोलो, ना संसद में बोलो, ना लोगों के सुख दुख में जाओ। तो ये कैसे जनप्रतिनिधि? तो लोगों के उनकी कार्यशैली पे को लेकर बड़ी भारी नाराज़गी है। ये राजनीतिक मूल्यों पे चुनाव हम लड़ेंगे, राजनीतिक नैतिकता पे चुनाव लड़ेंगे, और मुझे विश्वास है आदमपुर से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। छोटे 2 सवाल हैं। विधायक के बेटे को भारतीय जनता पार्टी के नेता को 49 लाख रुपए नौकरी लगवाने के नाम पर देने पड़े और गिरफ्तार होती है। ये तो 2 उदाहरण हैं, ये तो एक हफ्ते में 2 उदाहरण आए हैं। ये तो आपने पुंडरी के विधायक का उदाहरण दिया, उनके लड़के का उदाहरण आया, तो आप अपना जाकर फतेहाबाद देखिए, दूड़ाराम जी का क्या मामला सामने आया। और ये तो एक हफ्ते की बात है। आप पिछले 1 महीने में देखो, इनके भ्रष्टाचार की बात, जो भ्रष्टाचार चरम पे है, उस भ्रष्टाचार के बारे में हम नहीं बता रहे। हम कुछ कहें आप मत मानना, हम विपक्ष में हो सकते हैं, मगर आप देवेंद्र बबली जी का बयान सुनो। टोहाना में कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, देवेंद्र बबली जी बता देंगे। हिसार में कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, वो दादा गौतम बता देंगे। जैसे मैंने कहा, दादा गौतम का वो बयान आपने देखा होगा, जो बता रहे थे खुल के कि हरियाणा में कौन खोपर है और सारे महकमों का कौन जीमने लग रहा है। अगर रोहतक में भ्रष्टाचार हो रहा है, कौन से रोहतक के पूर्व मंत्री 300 करोड़ अमृत योजना के डकार गए, ये आप डॉक्टर अरविंद शर्मा जी से पूछ लो, वो बता देंगे। आपने देखा डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने क्या कहा कि उनके पास सारी डिटेल है। इनके भ्रष्टाचार की कहानियाँ हर रोज़ आप इन्हीं के विधायकों से, सांसदों से, ये भ्रष्टाचार का समझौता करके बनी हुई सरकार है बीजेपी और जेजेपी की सरकार। हरियाणा में इसीलिए आज सब देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, हरियाणा में सबसे ज़्यादा कानून अव्यवस्था
आज अगर किसी प्रदेश में हरियाणा में, क्योंकि सरकार हरियाणा के विकास, हरियाणा के भविष्य की तरफ, नौजवान की तरफ ध्यान नहीं दिया इन्होंने, ये केवल लूटने में लगे हुए हैं। और अब तो सारी बेईमान ताकतें एक होगी। ये राज्यसभा चुनाव में आपने देखा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जेजेपी हो, चाहे वो अजय चौटाला हो, चाहे वो अभय चौटाला हो, चाहे कुलदीप बिश्नोई हो, सारी राजनीतिक ताकतें, सारी राजनीतिक, मैं कहूँगा सारी राजनीतिक बेईमान ताकतें एक हो गई। इससे हमारी लड़ाई है। और आपने देखा इसमें आखिरी लाइन, मैं आखिरी कहूँगा इसको करते, इसमें देखा है कि अभय चौटाला का भी मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि उनका भी जो है कि विपक्ष को एक करेंगे 25 तारीख, कैसा विपक्ष एक करेंगे? राज्यसभा का चुनाव हो तो अभय चौटाला बीजेपी को वोट दें, राष्ट्रपति का चुनाव हो तो वो बीजेपी को वोट दें, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो तो बीजेपी को वोट दें। चुनाव की बात देखते हैं कि कब जाके बीजेपी को वोट दें। जब अविश्वास प्रस्ताव हम लेके आए किसान आंदोलन में, तो उसमें बीजेपी खिलाफ वोट देने का मौका हो तो इस्तीफा दे जाएं, तो उसके बाद विपक्ष की बात कर रहे हैं, एक करने की बात कर रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है। सारी ये ताकतें एक हो चुकी हैं हरियाणा में, लेकिन हरियाणा के ये सारी बेईमान ताकतें एक हो गई है, तो हरियाणा के सारे ईमानदार लोग भी एक हो गए। आने वाले समय में इसी के सारे ईमानदार लोग एक तरफ दिखाई देंगे आपको, और सारी बेईमान ताकतें एक तरफ लाएंगी। यही लड़ाई है। प्रदेश अध्यक्ष आपके मुताबिक बन चुके हैं, तो टीम कब से जो हरियाणा की? जल्दी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। टीम हमारी जो संगठन की टीम है वो बहुत ही जल्दी। किसने कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।